हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है किस तरीके से ब्रिटिश वालों को दीवानी राइट मिली, दीवानी राइट मिलने के बाद बंगाल का क्या हाल हुआ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए कितने सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं ब्रिटेन वालों ने, और साथ ही साथ हम चैप्टर के लास्ट में देखने वाले हैं इंडिगो की प्रोडक्शन कैसे हुई, ब्लू रेबेलियन कैसे हुए। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लास्ट 2 चैप्टर्स नहीं देख रखे हैं हिस्ट्री के तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके वीडियोज़ देख ले। चैप्टर्स आपस में लिंक हैं हिस्ट्री के, तो वो वीडियोज़ देख लेंगे तो ये चैप्टर बेटर में समझ में आएगा। ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है दीवानी राइट से। हमें सबसे पहले बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 अगस्त 1765 में दीवानी राइट मिल जाती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ये दीवानी राइट क्या है? दीवानी राइट उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन राइट था। अगर आपको दीवानी राइट दी गई इसका मतलब आप बंगाल के लीडर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जितने भी पैसे निकलेंगे, रेवेन्यूज़ निकलेंगे बंगाल से, वो सारे आपके पास जाएंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये था सबसे पहला क्वेश्चन भी बनता है हमारा यहीं से कि दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिली? 12 अगस्त 1765 में। और ये जो पेंटिंग आपको दिख रही है ये रॉबर्ट क्लाइव ने बनवाई है, स्पेशली जब इनको दीवानी राइट मिल रही थी। उन्होंने कहा पेंटर से कि आज हम बहुत खुश हैं, ये मूवमेंट जो है मेरी लाइफ का बहुत अच्छा मूवमेंट है, हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट मिल रही है। भाई मूवमेंट कैप्चर होना चाहिए, तो उन्होंने पेंटिंग में मूवमेंट कैप्चर करवाए। ये रहे मुगल एम्परर और ये रॉबर्ट क्लाइव जिन्हें दीवानी राइट दी जा रही है। उस टाइम पे गवर्नर कौन था ये भी ध्यान रखना बंगाल का। जब दीवानी राइट मिली उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव थे गवर्नर। अब देखो, जब उन्हें दीवानी राइट मिल गई उसके बाद बंगाल का क्या हाल हुआ। दीवानी राइट मिलने के बाद मैंने क्या बोला, सारे पैसे जो होंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले के पास जाएंगे। अब इनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है, तो एक बिजनेसमैन को, एक ट्रेडर को अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बना दो तो उसके दिमाग में क्या चलेगा? क्या वो लोगों की भलाई के बारे में सोचेगा? नहीं ना, उसके दिमाग में बस पैसा ही चलेगा। बिजनेसमैन के दिमाग में क्या चलता है? कैसे प्रॉफिट बनाएं, कैसे बिजनेस करें, कैसे पैसा बढ़ाएं। तो यही उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का हाल था। उनको एडमिनिस्ट्रेटर तो बना दिया गया लेकिन वो हर वक्त पैसे के बारे में सोचते थे, ज़्यादा टैक्सेस लेने लगे लोगों से। हाल इतना हुआ, मतलब इतना ज़्यादा वो टैक्सेस लेते थे कि अब उन्हें ब्रिटेन से पैसे लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। पहले क्या होता था, वो ब्रिटेन से पैसे लेके आते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे और वापस ले जाके ब्रिटेन में बेचते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो ये ब्रिटेन वाले इंडिया से के ही पैसे ले रहे हैं, इंडिया के लोगों से टैक्स ले रहे हैं और उससे सामान खरीद के ले जाके यूरोप में बेच रहे हैं। इतना मतलब इतना जुल्म किया लोगों पे, इतने टैक्सेस लिए। साथ ही साथ ये लोगों को कम पैसे देने लगे। अगर चीज़ 10 रुपए की होती थी तो वो फोर्स करके उस चीज़ को 5 रुपए में ख़रीदते थे। तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया, मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से टॉर्चर किया। अब जो आर्टिशन और पीजेंट थे बंगाल के, वो लोग छोड़ कर भागने लगे गांव शहरों को। इतना ज़्यादा उनको पर प्रेशर पड़ रहा है कि वो छोड़ के बंगाल को भाग रहे हैं। और उसके बाद एक और ट्विस्ट आ गया, 1770 में आ गया बंगाल में एक फेमाइन, एक बहुत बड़ी आपदा आ गई। इधर वो बाढ़ रही होगी या फिर सूखा पड़ गया रहा होगा। उसमें 10 मिलियन लोगों की डेथ हो गई, 10 लाख की डेथ हो गई और 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो थी बंगाल की वो ख़त्म हो गई। ये कंडीशन थी दीवानी राइट मिलने के बाद। क्या हुआ, लोग छोड़ के शहर गाँव को भाग रहे हैं बंगाल के, साथ ही साथ फेमाइन आया और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो गई। अब देखो फिर कंपनी वालों को दिक्कत आने लगी, पैसे में कमी आने लगी, तो उन्होंने सोचा ऐसा क्या करें भाई, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते, हम पैसे नहीं दे रहे हैं लोग, हमें कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा वरना हमारा लॉस होगा। तो उन्होंने एग्रीकल्चर पे फोकस करना स्टार्ट किया कि बंगाल के एग्रीकल्चर पे हम फोकस करेंगे, सिस्टम इंस्टॉल करेंगे जिससे ज़्यादा प्रोड्यूस बढ़े और हमें ज़्यादा टैक्सेस मिले। बेसिकली उनका मकसद था ज़्यादा टैक्सेस लेना एग्रीकल्चर से। तो सबसे पहले जो कोशिश रही उनकी वो थी परमानेंट सेटलमेंट की। परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में। क्वेश्चन बनता है, जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो परमानेंट सेटलमेंट में था क्या एक्चुअली। परमानेंट सेटलमेंट में ब्रिटिश वालों ने कहा, किसान भैया, इंडिया के किसान बाबू, हम तुम्हारे लिए एक टैक्स फिक्स कर रहे हैं, तुम्हें हर साल उतना ही टैक्स पे करना है। पहले क्या होता था कि
टैक्स जो होते थे एग्रीकल्चर से, अगर इस साल 10 हैं तो नेक्स्ट ईयर ब्रिटिश वाले कह देते थे कि तुम्हें 20 देना है, फिर 30 देना है। तो लोग इससे काफ़ी परेशान थे कि टैक्सेस हर बार इंक्रीज़ होते जा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट जब इंट्रोड्यूस किया 1793 में, तो कहा कि हम तुम किसानों से सिर्फ एक परमानेंट टैक्स लेंगे, फिक्स टैक्स लेंगे। जब तक हम ब्रिटिश इंडिया में हैं तब तक उतना ही टैक्स लिया जाएगा आपसे, हम कोई टैक्स नहीं बढ़ाने वाले। तो लोग बहुत खुश हो गए, भाई ब्रिटेन वाले तो कितने अच्छे हैं, हमारे कितना सोचते हैं हमारे बारे में। अब जो दूसरा क्वेश्चन उठा कि टैक्सेस को कलेक्ट कौन करेगा किसानों से, ब्रिटेन वाले तो आएंगे नहीं भाई कलेक्ट करने, कंपनी वाले सूट बूट पहन के टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, घर घर 10-10 रुपये मांगेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ज़मींदार्स बना दिए। जो एरियाज़ के बड़े लोग थे, तालुकदार्स थे या राजा थे, उन लोग को ज़मींदार बना दिया और उन्हें ड्यूटी दी कि आप क्या करोगे, टैक्सेस कलेक्ट करोगे किसानों से, टैक्सेस कलेक्ट करके अपना हिस्सा रखोगे उसमें से और बाकी हमें रिटर्न करोगे। ठीक, दूसरा काम किया ज़मींदार्स को कि तुम ज़मीन की भी देखभाल करोगे, उसकी इम्प्रूवमेंट की कोशिश करोगे, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करोगे। ये दोनों काम देके ज़मींदार्स को छोड़ दिए। अब शुरू में क्या बहुत दिक्कतें हुई, जो बंगाल का प्रोडक्शन था वो काफ़ी डाउन था, एग्रीकल्चर इम्प्रूव नहीं था उस टाइम पे, तो बिल्कुल भी पैसा नहीं निकलता था एग्रीकल्चर से। अब जो किसान थे वो पैसे नहीं दे पाते थे, टैक्सेस नहीं दे पाते थे ज़मींदार्स को, और जब ज़मींदार को किसानों से पैसे नहीं मिले तो वो ब्रिटेन वालों को कैसे देगा। तो जब ऐसी सिचुएशन थी, जब ज़मींदार नहीं पे कर पाते थे तो उनके ज़मीनों को, घरों को खुलेआम नीलाम कर दिया जाता था, ऑक्शन हो जाता था। ये दिक्कतें हुई, बहुत सारे ज़मींदार ने अपने घर गंवा दिए, अपनी ज़मीनें गंवा दी, क्योंकि वो टैक्सेस को नहीं पे कर पा रहे थे। जो टैक्स फिक्स था, परमानेंट था, वो काफ़ी हाई था और वो मुश्किल हो रहा था पे करना। साथ ही साथ खेती भी ख़राब होती जा रही थी, तो और दिक्कत हो रही थी। दूसरी जो दिक्कत आई, ज़मींदार जो दूसरा काम था इम्प्रूव करने का लैंड, उस पर भी ध्यान नहीं देते थे, उनको कोई मतलब नहीं था ज़मीन से, वो बस टैक्सेस कलेक्ट करते थे और ज़मीनों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। तो ये भी दिक्कतें हुई और किसानों को भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था टैक्स देना, इतना हाई लेवल का टैक्स फिक्स कर दिया था। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, देखो ट्विस्ट हुआ एक, बंगाल की खेती अचानक से इम्प्रूव हो गई, बहुत अच्छी प्रोडक्शन होने लगी, ज़मींदारों को फ़ायदा होने लगा, किसानों को फ़ायदा होने लगा। जब ऐसा हुआ तो ब्रिटिश वाले क्या सोचने लगे, भाई इतनी खेती बढ़ गई है और हम कितने बेवकूफ़ हैं, देखो इनका टैक्स फिक्स कर दिया, अब ज़िंदगी भर इनसे इतना ही टैक्स लेंगे और ये लोग फ़ायदे उठा रहे हैं, इन पे टैक्स बढ़ाना चाहिए, खेती बढ़ी है तो टैक्स भी बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट को ख़त्म ही कर दिया। उनसे इतना नहीं सब्र हो रहा था कि लोग के पास पैसा आ रहा है, इंडियन वालों के पास पैसा आ रहा है, खेती अच्छी हुई, उनको ये था कि अब हमारे भी खर्चे बढ़ रहे हैं, हमें और टैक्सेस चाहिए, हम परमानेंट सेटलमेंट पे सब्र नहीं कर सकते। तो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद एक नया सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम जानते हैं महलवाड़ी सेटलमेंट के नाम से। पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं महलवाड़ी सेटलमेंट के बारे में। हॉल्ट मैकेंजी नाम के एक बंदे थे, उन्होंने महलवाड़ी सिस्टम को डिवाइस किया था। क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा। सिस्टम इफेक्ट में आया था महलवाड़ी सिस्टम 1822 से। इफेक्ट में कब आया ये सिस्टम? 1822 से। यहाँ पे क्या डिफरेंस था, क्या कॉन्सेप्ट था इसका? हर गाँव को महल कहा जाता था। यहाँ जो गाँव है ना उसको महल कहा गया। हर महल की ज़मीनों की नपाई हुई, वहाँ के किसानों को देखा गया कि कौन कितने लायक है, कितना पे कर सकता है, और एक टैक्स लगा दिया गया उन पे। लेकिन यहाँ पे टैक्स को परमानेंट नहीं किया गया, ये हर बार रिवाइज़ होगा, हर साल रिवाइज़ होगा, मतलब बढ़ा भी सकते हैं वो, घटा भी सकते, कोई परमानेंट सेटलमेंट की बात नहीं हुई यहाँ पे। तो ये था महलवाड़ी सिस्टम। महल जो है, महल ये गाँव के लिए इस्तेमाल हुआ, महल मीन्स विलेज, ये ध्यान रखिएगा। तो महलवाड़ी सेटलमेंट में हर गाँव को टैक्स पे करना होता था। डिफरेंस क्या किया इन्होंने, यहाँ पे ज़मींदारों को जिम्मेदारी नहीं दी, ज़मींदार को जिम्मेदारी ना दे के उन्होंने विलेज हेडमैन को, जो गाँव का प्रधान होता था, उसको जिम्मेदारी दी पैसा कलेक्ट करने की। ठीक है। और ये जो महलवाड़ी सेटलमेंट था सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। ये जो महलवाड़ी सेटलमेंट था नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था। समझ में आई बात? कोई भी डाउट होगा गाइस कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको सारे स्टडी नोट्स, स्टडी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह के PDFs मिलेंगे। ठीक है, महलवाड़ी सेटलमेंट क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। एक नया सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, द मुनरो सिस्टम।
ये मुनरो सिस्टम जो था ये साउथ इंडिया में था। हमने क्या देखा, महलवाड़ी सेटलमेंट कहाँ है, नॉर्दर्न प्रोविंस में है, नॉर्दर्न इंडिया में है। अब साउथ इंडिया वाला जो पोर्शन था वहाँ पे चल रहा था मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम को रैयतवाड़ी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम को डिवाइस किया था पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी सिस्टम को डिज़ाइन किया और उसके बाद थॉमस मुनरो ने इसको डेवलप किया। वो छोटा सा उन्होंने डिवाइस कर दिया और उसको बड़ा कॉन्सेप्ट बनाया, ज़्यादा डेवलप किया थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो कौन थे, उस टाइम पे गवर्नर थे मद्रास के। थॉमस मुनरो वाज गवर्नर ऑफ मद्रास। क्या क्या याद रखना है, मुनरो सिस्टम या रैयतवाड़ी सिस्टम दोनों सेम है। ये कहाँ इफेक्टिव था, साउथ इंडिया में। डिवाइस किसने किया, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, और डेवलप किसने किया था, थॉमस मुनरो। मद्रास के गवर्नर कौन थे, थॉमस मुनरो थे उस टाइम पे। अब समझो मुनरो सिस्टम में क्या था, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मुनरो सिस्टम में क्या था, ये जो लोग हैं दोनों, अलेक्जेंडर और थॉमस, इन दोनों को नोटिस हुआ, इन्होंने नोटिस किया कि जो साउथ इंडिया है यहाँ पे ज़मींदार वगैरह का एग्जिस्टेंस नहीं है। नॉर्थ इंडिया में ज़मींदार हैं, तालुकदार हैं, राजाज हैं, लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। तो यहाँ पे प्राइमरली किसको दी गई, प्रायोरिटी किसको दी गई, रायत को। ये जो रायत वर्ड है इसका मतलब है किसान। रायत्स को प्रायोरिटी दी गई और उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप टैक्सेस खुद से हमें पे करोगे। समझ में आई बात, मतलब ये ऐसा टैक्स सिस्टम था, ऐसा सेटलमेंट था जहाँ पे पूरी प्रायोरिटी रायत को दी जाती थी। बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं था कंपनी और किसानों के बीच में। समझ में आई बात ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। पता है, लेकिन जैसे ब्रिटिश ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उनका क्या मकसद था, हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लेंगे। ये सारे मिशंस उनके फेल हुए। जितने भी सेटलमेंट उन्होंने इंस्टॉल किए थे उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। कहने का मतलब है ये सिंपली सारे मिशन फेल हो गए। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब जब ये मिशन फेल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, क्या सोचा ब्रिटिश वालों ने कि ये इंडिया वाले बड़े काम की चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है। हम सिर्फ इनसे टैक्सेस नहीं लेते, इनसे चलो हम अपने पसंद की खेती भी करवाते हैं। जो जो हमें प्रोडक्ट चाहिए इंडिया से, क्यों ना हम उसकी खेती करवाएं, टैक्सेस भी लेंगे और खेती भी करवाएंगे। तो इन्होंने कई सारी जगहों पे खेतियां स्टार्ट करवाई। जैसे बंगाल में जूट की प्रोडक्शन करवा रहे थे, ये असम से टी की प्रोडक्शन करवा रहे थे। यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का यूपी है वहाँ से गन्ने की खेती करवा रहे हैं। पंजाब से व्हीट निकाल रहे हैं, महाराष्ट्र और पंजाब से कॉटन निकाल रहे हैं, मद्रास से चावल निकाल रहे हैं। साथ ही साथ ये ओपियम और इंडिगो की भी खेती इंडिया में करवा रहे हैं। ये किसानों से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, कोई खुशी खुशी नहीं हो रहा था। ये सब ज़बरदस्ती उनसे ये सारी खेतियाँ करवाई जा रही थी, उनका मन हो ना हो ज़बरदस्ती हो रहा था। इसी तरीके से हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इंडिगो के बारे में कि किस तरीके से इंडिगो की खेती करवाई उन्होंने, इंडिगो की वजह से कितना बड़ा रिवॉल्ट हुआ, वो सब देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर के। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं दो प्रिंट्स, पहला प्रिंट का नाम है कलमकारी प्रिंट। ये प्रिंट क्या है, कलमकारी प्रिंट है, जिसको प्रिपेयर करते हैं आंध्र प्रदेश के जुलाहे लोग, वीवर्स लोग। क्वेश्चन बनता है कलमकारी प्रिंट को कहाँ प्रिपेयर किया जाता है। ये स्पेशल प्रिंट है आंध्र प्रदेश का। सेकंड प्रिंट जो आपको दिख रही है ये वाली प्रिंट, इसको डिज़ाइन किया है विलियम मॉरिस ने। विलियम मॉरिस एक बहुत ही फेमस यूरोपियन पोएट और आर्टिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने ये प्रिंट को डेवलप किया था। अब देखो, अब ये सोच रहे हो कि हम प्रिंट क्यों बता रहे हैं। प्रिंट को ध्यान से देखोगे तो आपको कलर का यूज़ दिखेगा। यहाँ पे दो कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं। कौन से कलर, ब्लू कलर। ब्लू कलर कहाँ से ऑब्टेन किया जाता था उस ज़माने में, इंडिगो से ऑब्टेन किया जाता था। उस टाइम पे कोई सिंथेटिक फाइबर नहीं था, केमिकल वाला कलर नहीं थे। उस टाइम पे नेचुरल कलर्स होते थे और इंडिगो से ब्लू कलर निकाला जाता। तो ये प्रिंट्स जो हैं बहुत फेमस थे ब्रिटेन में, उनको ज़रूरत थी इंडिगो की। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरीके से इंडिगो का प्रोडक्शन हुआ इंडिया में। इंडिगो जो है वो एक ट्रॉपिक प्लांट है जो कि गर्म जगहों पे उगता है, और यूरोपियन पार्ट्स जो हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, ये सब क्या थे, टेम्परेट जोन थे जहाँ पे इंडिगो की खेती नहीं हो सकती थी। तो पहले क्या होता था, इंडिया से हल्का फुल्का इंडिगो जाता था और यूरोप में बहुत महंगे दामों पे बिकता था। लेकिन इतने महंगे दामों पे ख़रीदना वहाँ के लोगों को पसंद नहीं था, तो उन्होंने अल्टरनेटिव ढूंढा। एक प्लांट होता है जिसको कहते हैं ओड,
WAOAD, ओड प्लांट है, ये भी इंडिगो की तरीके से ब्लू कलर देता है, लेकिन डिफरेंस क्या था, ये ओड का कलर हल्का होता था, डल होता था और पेल होता था। तो इंडिगो में जितनी ब्राइटनेस थी इंडिगो के कलर में, उतनी ब्राइटनेस ओड में नहीं थी। ब्रिटेन वाले या बाकी यूरोपियन पार्ट वाले अपने कपड़ों को डाई करने के लिए ओड का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो ख्वाहिश थी लोगों की, ख्वाहिश मैन्युफैक्चरर की, वो यही थी कि हम इंडिगो से ही करें। अब बीच में ट्विस्ट आता है, एक क्या है, फ्रेंच ने कॉलोनीज़ बनाने स्टार्ट कर दी थी। फ्रेंच की कॉलोनीज़ बनी सेंट डोमिंग में, कैरेबियन आइलैंड में। वहाँ पे क्या किया, वहाँ के लोगों से, कॉलोनी थी, कब्ज़ा किया, वहाँ के लोगों से इंडिगो प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। इसी तरीके से पुर्तगीज़ ने ब्राज़ील में करा, इंग्लिश वालों ने जमाइका में, स्पेनिश ने वेनेजुएला में, और नॉर्थ अमेरिका में भी खेती हुई इंडिगो की। अब ये सारी जो खेतियाँ हो रही है, यूरोप में आके बिक रहा है सामान, इंडिगो की प्रोडक्शन होने लगी यूरोप में। बेसिकली आप कह सकते हो इंडिगो का यूज़ हो रहा है, लेकिन अचानक से क्या हो जाता है, 1783 और 1789 के बीच में इंडिगो की प्रोडक्शन ठप हो जाती है। ये सारी जो जगहें हैं ना, यहाँ पे प्रोडक्शन जो हो रही थी इंडिगो की, ठप हो जाती है प्रोडक्शन, और यूरोप तक कोई भी इंडिगो नहीं पहुँच पाता है। क्यों ऐसा होता है अचानक से, क्या ऐसा हुआ? जो एक आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जो कैरेबियन आइलैंड में हुआ, अफ्रीकन स्लेव से वहाँ पे काम कराया जाता था। वहाँ पे इंडिगो की प्रोडक्शन अफ्रीकन स्लेव से कराई जाती थी कैरेबियन आइलैंड में। तो अचानक से उन्होंने रेबेलियन स्टार्ट कर दिया, उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया 1791 में, और फ्रांस वालों को हार मानकर फ्रेंच कॉलोनीज से स्लेवरी को ख़त्म करना पड़ा। इस वजह से प्लांटेशन काफ़ी डाउन हुआ और यूरोप में इंडिगो की कमी हो गई। अब एक अल्टरनेट जो बचा हुआ था ब्रिटेन के पास, वो ये था कि क्यों ना हम इंडिया वालों से ही इंडिगो प्रोड्यूस करें और अपने ब्रिटेन मिला के उसका यूज़ करें। ये बस बचा हुआ था ब्रिटेन के पास, क्योंकि बाकी जगहों पे ठप हो चुकी थी इंडिगो प्रोडक्शन। तो वो उन्होंने रुख किया इंडिया की तरफ और वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करवाया इंडिगो का। इंडिगो के प्रोडक्शन करवाने के दो मेन सिस्टम्स थे, एक था निज कल्टीवेशन, एक था रायती कल्टीवेशन। अभी हम देखेंगे डिटेल में निज कल्टीवेशन क्या था, रायती कल्टीवेशन क्या था। निज कल्टीवेशन में क्या होता था, एक प्लांटर है, वो डायरेक्टली कंट्रोल करता था लैंड को और इंडिगो को प्रोड्यूस करवाता था। फिर से सुनना, एक प्लांटर है, इधर वो ज़मीन को ख़रीदता था या फिर ज़मीन को रेंट पे लेता था और खुद खड़े होकर वहाँ पर लेबर से या खुद से प्रोडक्शन करवाता था। ये था निज कल्टीवेशन का सिस्टम। समझ में आई बात? फिर से सुन लो, प्लांटर जो है ज़मीन लेता था या फिर ख़रीदता था या फिर रेंट पे लेता था और ख़ुद वहाँ पर खड़े होकर इधर वो खुद काम करता था या लेबर से करवा के कल्टीवेशन करवाता था इंडिगो की। लेकिन इस निज कल्टीवेशन में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन नहीं बढ़ाया जा सकता था। हमने क्या देखा, यहाँ पे ज़मीन को ख़रीदता था या फिर रेंट लेता था, तो पहले से ही ज़मीनें इन्वॉल्व थी। जो बाकी लोग हैं इंडिया के, उनके पास पहले ही ज़मीनें इन्वॉल्व थी। कोई अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता था किराए पे कि लो तुम इंडिगो की खेती करो, क्योंकि इंडिगो एक ऐसा प्लांट है, अगर आप उसकी खेती करते हो तो ज़मीनें थोड़ी अनफर्टाइल हो जाती हैं, वो वहाँ पे आप दूसरी फसल नहीं उगा सकते हो फिर दूसरे सीज़न में। तो कोई ज़मीनें नहीं देता था, एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम था। साथ ही साथ लेबर नहीं मिलते थे, इतने ज़्यादा अमाउंट में लेबर नहीं मिलेंगे। लोग अपनी खेतियों में बिज़ी है, कोई चावल प्रोड्यूस कर रहा है, कोई धान प्रोड्यूस कर रहा है, तो लेबर मिलना मुश्किल काम था। साथ ही साथ जो जुताई के लिए बुलक्स और प्लाव की ज़रूरत थी, उसको भी मोबिलाइज़ करना थोड़ा मुश्किल काम था, ये भी नहीं मिल रहे थे। बहुत ज़्यादा अमाउंट में बुलक चाहिए थे, बैल चाहिए थे, बैलगाड़ियाँ चाहिए थी, जो कि नहीं मिल पाते थे इंडिगो की खेती के लिए। तो ये जो निज कल्टीवेशन था, ये बहुत ही कम इस पर प्रोडक्शन होती थी। इंडिया में 25% से भी कम ज़मीनें जो थी वो निज कल्टीवेशन से इंडिगो प्रोड्यूस करती थी। मतलब ज़्यादातर जो इंडिगो का प्रोडक्शन हो रहा था वो रायती सिस्टम, हमारा दूसरे सिस्टम से हो रही थी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है कि इंडिया में निज कल्टीवेशन से लगभग कितने प्रोडक्शन हो रही थी, तो लेस देन 25%। 1 बीघा जो हम सुनते हैं, एक बीघा वो कितना होता है, 1/3 ऑफ एकड़ होता है। ब्रिटिश ने इसको स्टैंडर्डाइज्ड किया है, 1 बीघा इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एन एकड़। इसको क्लियर रखिएगा। आगे देखेंगे हम सेकेंड सिस्टम, रायती सिस्टम। रायती सिस्टम में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है प्लांटर जो है, वो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा लोगों से, किसान जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट देगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है कि प्लांटर
आपको बीज प्रोवाइड करेगा, आपको लोन देगा और किसान आपको क्या करना है, अपनी ज़मीनों पर खेती करनी है इंडिगो की। समझ में आई बात? जैसे हम प्लांटर हैं, एक एग्जाम्पल से देखो, हम प्लांटर हैं, हमको इंडिगो की खेती करवानी है, तो हम किसानों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे बाबू भैया हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, हम तुम्हें बीज दे रहे हैं, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और हमारे लिए खेती करो, हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, देख लो। ये था परसुएट करने का तरीका। लोग खुशी खुशी मान गए, यार ये तो बीज भी दे रहा है, साथ ही साथ हमें लोन भी दे रहा है, अब हमें क्या दिक्कत, हम अपनी ज़मीनों पे इंडिगो प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब थोड़ा समय गुजरा तब इन किसानों को, बेचारे किसानों को समझ में आया कि ये कितने बड़े जाल में फंस चुके थे। क्योंकि ये प्लांटर क्या करता था, उनको 1 साल लोन दिया, इन्होंने खेती की, खेती करके इन्हें इंडिगो दिया, फिर वो दोबारा लोन पकड़ा देता था। अब तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो, तुम्हें प्रोड्यूस करना ही करना है। समझ में आई बात? ज़बरदस्ती उनको हर साल लोन दिया जाता था। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल प्रोड्यूस कर दिया, अगले साल आपको बख्श दिया जाएगा, ना बाबा। वो क्या होता था, हर साल नया नया लोन देते थे और ज़िंदगी भर आप उनके लिए प्रोड्यूस करते जाओ, करते करते मर जाओ, ये सिस्टम था। थोड़े टाइम में, शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़े टाइम में समझ में आया लोगों को कि इंडिगो की खेती करने से ज़मीनें हमारी ख़राब हो रही हैं। भाई इंडिगो की खेती अगर हमने कर दी तो हम दूसरा कोई फसल नहीं उगा सकते, उस पर चावल नहीं उगा सकते, हमारी मिट्टी ही अजीब हो जा रही है। तो इससे भी काफ़ी परेशान होने लगे किसान। साथ ही साथ जब इनको लोन दिया जाता था तो जो प्लांटर था वो कहता था कि कम से कम तुम अपनी 25% एरिया पे इंडिगो की खेती करोगे। अब जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है उस पर सिर्फ उसका 25% आप इंडिगो की खेती कर रहे हो, तो बाकी क्या करोगे, ठीक है। और ये भी कहा जाता था उनसे कि मोस्ट फर्टाइल लैंड जो है तुम्हारा, सबसे उपजाऊ ज़मीन, वहीं पे तुम इंडिगो की खेती करोगे, बाकी कोई फसल नहीं लगा सकते हो। तो इस तरीके से मेंटली टॉर्चर हुआ उनका, फिज़िकली हरासमेंट हुआ, इस तरीके से खेती होती थी, ठीक है। समझ में आई बात? आगे देखेंगे हम। रायती सिस्टम क्लियर है, निज सिस्टम क्लियर है। अब देखेंगे इंडिगो को प्रोड्यूस कैसे किया जाता था। इंडिगो की प्लांट से लेके डाई बनने तक का क्या सफ़र है वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है, फैक्ट्री आपकी होती थी, इंडिगो फैक्ट्री। खेतों से प्लांट लेके जाया जाता था वहाँ पर इंडिगो फैक्ट्री में। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये वत्स जो टर्म है, VATS, वत्स, ये बर्तन के लिए इस्तेमाल हुआ है। वत्स मतलब होता है स्टोरेज वेसल। तो इंडिगो के प्रोडक्शन के लिए कम से कम 3 या 4 बर्तन की ज़रूरत होती थी, 3 या 4 वत्स की ज़रूरत होती थी। सबसे पहले क्या किया जाता था, पत्ते तोड़े जाते थे इंडिगो के प्लांट्स में और उसे गर्म पानी में भिगो कर रख दिया जाता था। एक बर्तन लिया जाता था, उसमें गर्म पानी में भिगो के रख दिया जाता था वो पत्ता। उस वत्त को, जिसमें गर्म पानी डाला हुआ आपने, उस वत्त को कहा जाता था फर्मेंटिंग और स्टीपर वत्त। यार वत्त से कंफ्यूज नहीं होना, वत्त क्या है, बर्तन है, बस एक मटका टाइप का बर्तन है, उस वही है वत्त। तो जिसमें गर्म पानी डाला है आपने और पत्ते भिगोए हैं, उसको फर्मेंटिंग और स्टीपर वत्त कहा जाता था। उसके बाद जब थोड़े टाइम में पानी गर्म होता था, बबल्स निकलने स्टार्ट होते थे और लीव्स को कलर छूटने स्टार्ट होते, तो लीव्स, उसके बाद क्या किया जाता, लीव्स को निकाल के फेंक देते थे और पानी को दूसरे बर्तन में रखते थे, दूसरे वत्त में रखते थे। उस दूसरे वत्त को कहा जाता था बीटर वत्त। दूसरे बर्तन में जहाँ पे पानी रखना हमने, उसको क्या कहा जाता था, बीटर वत्त। अब यहाँ पे जो पानी है, सोल्यूशन, उसको काफ़ी देर तक पीटा जाता था, पैडल से बीट किया जाता था। और जब मारने की वजह से, पीटने की वजह से सोल्यूशन में क्या होता है, उसका कलर ग्रीन होता है सोल्यूशन का, फिर ब्लू हो जाता है। जब ब्लू हो जाता है सोल्यूशन का कलर, तो उसमें लाइम वाटर ऐड किया जाता था। चूने का पानी, जो चूना होता है उसका पानी ऐड किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, उस सोल्यूशन से झाग निकलने स्टार्ट होंगे और बर्तन के नीचे एक मिट्टी जैसा स्ट्रक्चर बैठना स्टार्ट हो जाता था। थोड़े टाइम में जब मिट्टी नीचे जम जाती थी, इंडिगो से निकली हुई मिट्टी लाइक स्ट्रक्चर जम जाता था, तो क्या करते थे, पानी को गिरा देते थे और जो नीचे सेडिमेंट जमा हुआ होता था उसको उठा के तीसरे बर्तन में रखते थे। तीसरे वत्त में रखते थे, तीसरे वत्त को कहा जाता था सेटलिंग वत्त, और वहाँ पे इंडिगो को सेटल किया जाता था। सेटल करने के बाद उसको मार्केट में बेच देते थे। समझ में आई बात? हमने 3 बर्तन का इस्तेमाल किया है, 3 वत्त का इस्तेमाल किया है। पहला वत्त था फर्मेंटिंग और स्टीपर वत्त,
जहाँ पे आपने पानी को गर्म किया और वहाँ पे इंडिगो की पत्तियों को डुबोया हुआ था। सेकंड वत का नाम है बीटर वत, जहाँ पे सोल्यूशन को बीट किया गया है। तीसरे वत का नाम था सेटलिंग वत, जहाँ पर इंडिगो को जमने के लिए रखा गया है, सूखने के लिए रखा गया। समझ में आई बात, कैसे प्रोड्यूस होता था इंडिगो, ये था पूरा कहानी। आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा। अब देखो ये ब्लू रेबेलियन क्या है, क्या हुआ, बहुत अत्याचार हो चुका है किसानों के ऊपर। अब ये किसान कह रहे देखो अब नहीं होगा भाई हमसे, हम हर साल ऐसे ज़बरदस्ती नहीं लोन लेंगे तुमसे और ज़बरदस्ती इंडिगो नहीं प्रोड्यूस करवाना है हमसे तुम्हें। तो इन्होंने एक रिवॉल्ट कर दिया जिसको हम जानते हैं ब्लू रेबेलियन के नाम से। ब्लू रेबेलियन क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि इंडिगो का कलर ब्लू होता है और ये इंडिगो से एसोसिएटेड रिवॉल्ट है, इसलिए ब्लू रेबेलियन के नाम से जानते हैं हम इसे। डिटेल में देखेंगे। मार्च 1859 में रायत जो थे, पीजेंट जो थे बंगाल के, उन्होंने मना कर दिया इंडिगो प्रोड्यूस करने के से, और साथ ही साथ सिर्फ मना नहीं किया, वो रिवॉल्ट पे उतार आए और प्लांटर के घरों पे अटैक करने लगे। औरतें जो थी गांव की, किसानों की बीवियां या फिर बहनें, वो सब क्या करती थी, पैन, घर का किचन का सामान ले लेके, बेलन, पैन जो होता है वो सब ले लेके मारने को पहुंच जाती थी, वेपन अटैक कर देती। उन्होंने गोमस्थास पे अटैक किए। गोमस्थास क्या होते थे, प्लांटर जो था इंडिगो वाला वो एजेंट्स रखता था जो कि टैक्स कलेक्ट करे, उन्हें गोमस्थास कहते थे हम। तो गोमस्थास पे बुरी तरीके से अटैक हुआ, साथ ही साथ लठियाल को भी पीटा गया। लठियाल कौन थे, प्लांटर लाठी वाले लोगों को रखता था जो कि अगर किसान टैक्स ना पे करे तो उनको मारते थे। तो लठियाल और गोमस्थास पे जम के अटैक हुए, पूरा बदला लिया किसानों ने। यहाँ पर अच्छा खासा रिवॉल्ट कर दिया था उन्होंने, बिल्कुल शांत होने को तैयार नहीं थे। साथ ही साथ जो गांव के ज़मींदार थे और जागीरदार वगैरह थे, उन्होंने भी साथ दिया इन किसानों का। क्यों, क्योंकि जब से ये इंडिगो प्लांटर्स आए थे, ज़मींदारों की जो वैल्यू थी वो डाउन हो गई। तो इन ज़मींदारों को मौका मिल गया प्लांटर्स से बदला लेने का कि किसान तो भड़के हुए, चलो हम और भड़काते हैं और आग लगवाते हैं और जम के पिटाई करवाते हैं इन प्लांटर्स की। तो इन ज़मींदारों ने भी काफ़ी साथ दिया। साथ ही साथ ये जो किसान होते थे ये सोचते थे कि ब्रिटिश भी हमारे साथ हैं, ब्रिटिश भी चाहते हैं कि हम इन प्लांटर्स को मारें। तो भाई बहुत अच्छी खासी लड़ाई हुई, पूरा एकदम सीन क्रिएट हो गया। और फाइनली 1859 में रेनी सीज़न में एजले एडन एक ब्रिटिश ऑफिशियल है, इन्होंने नोटिस जारी की कि किसान शांत हो जाओ भाई तुम लोग, हम क्या कर रहे हैं, आज से ये इंडिगो सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं। अब तुम किसी से ज़बरदस्ती, तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, तुम्हें कोई इंडिगो नहीं प्रोड्यूस करना, शांत हो जाओ भैया तुम लोग। तो धीरे धीरे जो किसान हैं वो शांत होते हैं। अब जब किसान शांत हुए तो उसके बाद हुआ इंडिगो कमीशन सेटअप किया ब्रिटिश वालों ने। इंडिगो कमीशन ने रिसर्च की, सर्वेज किए और देखा पाया कि जो प्लांटर्स थे वो सचमुच अत्याचार करते थे लोगों के ऊपर और चार्जेस लगाए गए उन प्लांटर्स के ऊपर, पेनल्टीज़ लगी। साथ ही साथ किसानों को कहा गया कि अभी जो जिस कॉन्ट्रैक्ट में हो आप वो पूरा कर लो और अगले साल से आपको पूरी छूट है हाँ ना बोलने की। अगर आपका दिल नहीं करता तो आप मना कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ। ये था पूरा ब्लू रेबेलियन की कहानी। अब जब बंगाल से इंडिगो वाली सिस्टम ख़त्म हो गई, मतलब अब लोग लोगों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो तुम, इंडिगो का सिस्टम ख़त्म हो गया, तो ये प्लांटर्स जो थे वो बिहार की तरफ मुड़ गए, बिहार वाले किसानों का फ़ायदा उठाने के लिए चले गए अब ये। ठीक है, ये थी पूरी कहानी आपकी। और बिहार में काफ़ी टाइम तक एक्सप्लॉइट किया लोगों को। जब गांधी जी 1917 में गए बिहार में, तब वहाँ पे चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन्हीं इंडिगो प्लांटर्स के ख़िलाफ़। उसके पहले काफ़ी एक्सप्लॉइट किया उन्होंने बिहार में भी। तो चंपारण मूवमेंट याद रखना है कब हुआ, 1917 में हुआ। किसने स्टार्ट किया था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था ये। आगे देखेंगे हम, ये आपको जो इमेज दिख रही है इसको बनवाया है, प्रिंट करवाया है फ्रेंच मिशनरी ने। एक फ्रेंच मिशनरी है, उसका नाम है जीन बैप्टिस्ट लेवोस। मिशनरी क्या होती है, क्रिश्चियन से रिलेटेड एक कम्युनिटी कह सकते हो या एक सिस्टम होता है जहाँ पे क्या करते हैं लोग, आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते हैं, क्रिश्चियनिटी के फ़ायदे बताते हैं और आपको कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्रेंच मिशनरी है जीन बैप्टिस्ट लेबोट ने ये इमेज प्रिंट कराया है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कैरेबियन आइलैंड के लोग भी इंडिगो प्रोड्यूस करते हैं।
मैंने क्यों इसको यहाँ पे रखा, बस आप इतना ध्यान रखना, जीन बैप्टिस्ट लेबॉट एक्चुअली में है क्या, ये एक फ्रेंच मिशनरी का नाम है। क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। ये था हमारा पूरा चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ गाइस चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF चाहिए, डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।